एक चाय का कप ले लो, एक कॉफ़ी का कप ले लो, क्योंकि जो पॉडकास्ट है वो 1 घंटे लंबा होने वाला है। मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूँ कि ये पॉडकास्ट बहुत एंटरटेनिंग रहेगा, काफ़ी लाइट रहेगा, काफ़ी सूदिंग रहेगा, काफ़ी रिलैक्सिंग रहेगा। एंड ओनली लिसन टू दिस पॉडकास्ट अगर आपका 1 घंटा आगे का पूरा फ्री एंड यू हैव नथिंग टू डू। I guarantee that this podcast will teach you a lot of things. Also, you'll take back some things which will make your mind really clear about things. And अगर आप ऐसे बंदे हो जो लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हो, या फिर ऐसे बंदे हो जो कुछ हट के कुछ और करना चाहते हो, सो दिस पॉडकास्ट इज फॉर यू। द गाय हु आई एम रिकॉर्डिंग दिस पॉडकास्ट विद, द गाय हु आई एम इंटरव्यूइंग इज मिस्टर मयंक पराशर, एंड ही इज इनटू इंडियन म्यूजिक। वो अपने म्यूजिक में काफ़ी सोसाइटल इश्यूज एज अ टॉपिक लेके उनको सॉन्ग्स में कन्वर्ट करें। उनकी कंपोजिशन सारी किसी सोसाइटियल इश्यूज पे है। उन्होंने एक गाना बनाया था लाल रंग विच इज़ ऑन मेंसुरेशन। देन ही हैड मेड दिस सॉन्ग विच वाज ऑन बैराग। बैराग जिसको नहीं पता वो पॉडकास्ट में समझ में आएगा। एंड दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग्स विच इज़ मन बैराग युवा। सो आई एम जस्ट putting a short video from that song before the podcast even starts. So just grab a cup of tea or coffee and listen to this. मतलब जब मैं तेरे से स्टार्टिंग में मिला था तो उससे पहले मैंने तेरे 3 गाने सुन रखे थे। एक तो रहीमन था, एक और था लाल अपना रंग ये वाला, शायद। हाँ लाल रंग था। और उसके बाद भाई मैं एकदम इम्प्रेस हो गया जब तूने वो इंस्टेंट हैबिटेट में वाला गाया था मन अपना बैरागी। मन बैरागी। भाई क्या मतलब लिटरली वो काफी रिलेटेबल था यार। मतलब मेरी सुन के ऑस्ट्रक हो गया, बिकॉज मैं तेरे को एक तो जानता हूँ, उसके बाद जिसको आप जानते हो और वो ऐसे टेडेक्स पे जाता है, इंस्टेंट हैबिटेट में जाता है, तो मतलब काफी कुछ लुक फॉरवर्ड करने अरे को होता भाई, है, प्लस सीखने को भी होता है कि मतलब यार अगर आप बेसिकली यार सबका ड्रीम होता है वो, और अगर अपन सीख पाए उससे तो बेटर होगा। और ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने का पर्पस भी ये है कि जितने भी लोग इसको सुन रहे हैं, चाहे एक सुन रहे हैं चाहे 2 सुन रहे हैं, बेसिकली वो इससे कुछ सीख के जाए बेसिकली। बिल्कुल यार। हाँ तो मतलब ये चीज तो यार, अब मतलब कुछ टाइम से हमारे भी ऐसे गले में उतारना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि यार कोई हमसे सीख रहा है। मतलब ये तो जर्नी अभी तक शुरू से यही रही है ना कि हम लोग ही लोगों को ऑब्जर्व करते हैं और लोगों से सीखने की कोशिश करते हैं, और एकदम से कुछ ऐसा सुनाई देता है कि यार कोई हमसे सीख रहा है। तो वो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार चलो थोड़े से बड़े हो गए हैं अब। बेसिकली मेरे को ये सीखना है कि कैसे आप किसी चीज को जो आपके सामने एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है और जो रैट रेस है, उसको छोड़ के आप कैसे दूसरी चीज करते हो जो आपको बहुत पसंद है। हम्म। और उसके अंदर बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं यार। स्टार्टिंग में आपके पेरेंट्स आपको बोलते हैं, फिर आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होते हैं, फिर सब लोग आसपास कर रहे हैं तो वो इनसिक्योरिटी होती है, फिर हम्म। काफी डार्क फेजेस। बंदे का मूड ऐसा नहीं होता कि यार अपन को किसी चीज का पैशन है तो 100% हमेशा ही वो मूड रहे। कई बार बिल्कुल। डिमोटिवेट भी होते हैं। कई बार बहुत सारे लोग होते हैं जो बकचोदी करते हैं और आसपास की बातें करते हैं कि यार तू नहीं कर पाएगा, है ना। तो पहला क्वेश्चन मयंक जो मेरा तुझसे ये है कि मतलब यार तेरे को टेडेक्स के स्टेज पे चढ़ के कैसा लगा जब तू इतने सारे लोगों को एक स्पीच दे रहा था, और हम्म। वो कैसी फीलिंग थी? यार टेडेक्स मतलब यार मैजिक था वो। आई हैव मतलब फेंटिसाइज्ड एवरी मोमेंट गेटिंग देयर, और एकदम से मतलब ये सब चीज़ें जब सामने हो गई और ये सच हो गया तो मैं बिल्कुल नम सा हो गया था यार कि यार ये सच है क्या मतलब। और मतलब ऐसा था कि वो बकेट लिस्ट का एक वो ऐसे टिडिंग सी आवाज़ आई कि टिक मार्क लग गया है। और मतलब टेडेक्स हैदराबाद था वो, और वो इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट टेडेक्स होता है। तो आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट टू बी देयर, और मैं अपने एक्सपीरियंसेस, मैं अपने सॉन्ग्स जो भी मैंने लिखे हैं या फिर जो युग्म ने कंपोज करे हैं, ये सब चीज़ें सब लोगों के साथ शेयर कर पाया। और वो ऐसा मोमेंट था कि मैं शायद कभी भूल नहीं पाऊंगा उसका। एक 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 पल जो है वो रजिस्टर हुआ है अंदर।
भाई लेकिन अभी काफी सारे और टेडेक्स बचे हैं, तो मतलब हम्म। वो सब मौके और भी हैं आपकी लाइफ में, बिल्कुल जिस बिल्कुल। जिस पर वो होता है ना, वो पहली गाड़ी, पहला प्यार, पहला टेडेक्स। करेक्ट करेक्ट तो भाई। वो और सब। मेरे को ये भी कहीं ना कहीं फील होता है, मैं हो सकता है बहुत गलत हूँ, लेकिन मेरे को ये फील होता है कि आपका एम मतलब जरूरी नहीं कि पैसा है, लेकिन आपको खुशी बहुत हम्म चाहिए लाइफ से। क्योंकि मैंने देखा है कि आपने, यार देखो, टू बी ऑनेस्ट, फ्लूट जैसा नीश पकड़ना इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर समवन जो उस हम्म। चीज में 1% भी कम पैशनेट हो, है ना। तो मतलब आप, मेरे को लगता है कि आप पैसे से इतना ड्रिवन नहीं हो जितना आप खुशी से हो, मतलब आपके अंदर आपको बिल्कुल यार। मुझे ऐसा लगता है कि सब लोग पैसा जो कमाते हैं वो शायद खुशी के लिए ही कमाते हैं, पर जब गलत कहाँ हो जाते हैं ना लोग, जब उनको लगता है कि पैसा कमाने से ही उनको खुशी मिलती है। अगर आप खुशी के लिए पैसा कमाते हो तो बहुत सही है, बिल्कुल अच्छी चीज़ है यार ये। पर अगर आपको पैसा कमाने में खुशी मिलने लग गई तो मेरे ख्याल से आप बहुत सारी चीज़ें मिस आउट कर जाओगे अपनी लाइफ में। हम्म। तो मेरे साथ यार शुरू से ही ऐसा रहा है कि मैं हमेशा मेरे इमोशंस को और मेरे वैल्यूज़ को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ, बहुत ज़्यादा तवज्जो देता हूँ, जैसा कि मतलब ऐसी ही तालीम मिली है मुझे घर से। तो ऐसा ही है यार। तो मतलब बेसिकली आपके घर पे मॉम डैड भी इस चीज को ज्यादा सपोर्ट करते हैं, वो भी ज्यादा इसी चीज की तरफ इंक्लाइंड है ना। बिल्कुल। वैसे तो मेरे मॉम डैड जो हैं वो दोनों गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, और मतलब ऐसा है कि सब लोग ऐसे नौकरी पेशा लोग हैं, और उनको उनको समझ नहीं हम्म आता इतना कि मतलब कि ये ऐसा चीजें में भी करियर बन सकता है, म्यूजिक और ये सब में। पर फिर भी हम्म। मतलब उनको बस ये समझ आता है कि खुशी बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट तो करेक्ट मेरे यार। ख्याल से वही बहुत इनफ चीज है कि उनको ये समझ आता है कि मेरा बच्चा इस चीज में खुश है, तो उसको वही करना चाहिए। और उन्होंने मुझे बचपन से ही बहुत ज्यादा मोटिवेट किया है हमेशा म्यूजिक के लिए। तो आई एम फॉर्चुनेट हाँ, इनफ। नहीं यार काफी सही है, मतलब हम लोग के पेरेंट्स सारे ऐसे हैं, मतलब अगर आप मेरे पेरेंट्स की बिल्कुल। भी बात करते हो, मेरे पापा भी एक कन्वेंशनल चीज ही कर रहे हैं लाइफ में, तो हम्म। बिकॉज के स्ट्रगल्स अलग थे। प्लस अगर बिल्कुल। हमको मतलब अगर हमको प्लेटफॉर्म मिला है, हमको अगर अपॉर्चुनिटी मिली है, तो मैं हम्म। इस चीज से एकदम डेफिनेटली अग्री करता हूँ कि हम लोग को वही करना चाहिए जिसमें हमारी खुशी है। बट बिल्कुल। सैडली मतलब लोग एकदम अंदर झांक के ये नहीं देख पाते कि उनकी खुशी कहाँ पे है। वो बेसिकली बस रैट रेस में लग जाते हैं, और उस रैट रेस में से जो ऑप्शंस मिलते हैं उनमें से चूज करते हैं। मतलब इनिशियली जब आपने फ्लूट चूज किया होगा तब आपने और कुछ नहीं देखा होगा आपको कि यार अपने को यार बिजनेस भी करना है, बीकॉम भी करना है। ऐसा ऐसा तो मतलब देखो क्या है कि मैं इतना थोड़ा सा ऑनेस्ट ही रहता हूँ इस पॉडकास्ट में आपके साथ, क्योंकि भाई हम्म आप मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है ना कि एक बस आप जानकार हो, आप दोस्त हो अच्छे, तो इसलिए आपके साथ हम्म। ऑनेस्टी बड़ी काम करेगी। तो ऐसा था कि हाँ यार ना म्यूजिक रूम में जब मैं छोटा था स्कूल में, हाँ तो म्यूजिक रूम में ना फ्लूट इंट्रोड्यूस हुई थी हमारे स्कूल में। हाँ हाँ हाँ। तो वो क्या होता है जब आप मेरे गुरु बोलते हैं कि आप फ्लूट को चूज नहीं करते हो, फ्लूट आपको चूज करती है। ओके ओके। तो ऐसा हुआ उस टाइम पे कि फ्लूट ने मुझे शायद चूज़ किया, और मैं इतना ज़्यादा अटैच्ड हो गया था, इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड था मैं वो फ्लूट देख के कि यार अब तो बस यही प्ले करना है। और मतलब बस लग गया मैं उसके पीछे। और बहुत साल हो गए, जैसे आज मुझे पता नहीं, ऐसे मैंने गिनती नहीं करी है कितने साल हो गए, पर बहुत साल हो गए अब मुझे फ्लूट प्ले करते करते। और मतलब मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ उसको फिगर आउट करने की कैसे प्ले होती है। भाई एक बात बताओ, इसका क्या मतलब है कि फ्लूट आपको चूज करती है? क्या? मतलब फ्लूट आपको चूज कैसे करेगी, मतलब बेसिकली वो क्या होता है, मतलब वो आपका इनर लव है जो आपको खींच के ले गया कि यार मेरे को बजाना है, आपने पहली बार फ्लूट को सुना तो मतलब आपको मजा आ गया, वो क्या मोमेंट था, मतलब वो यूरेका मोमेंट क्या था जब आपको रियलाइज हुआ कि नहीं यार मेरे को फ्लूट ही बजानी है? यार एक मोमेंट होता है सबकी लाइफ में, एक मोमेंट आता है जिसको मैंने एक टर्म दिया है, बैराग। तो हाँ, जो वो कि जो रॉ होता है। बैराग है, बिल्कुल जो बैराग है, वो हम्म जो मेरी कॉलिंग है, वो मुझे उस टाइम पे पता चली जब क्या हुआ था कि मतलब ऐसा नहीं था कि वो कोई इंटरेक्शन था, वो मेरा भी खुद से इंटरेक्शन नहीं था, बस एक वो सपना था, या फिर मैं सपने में ही था, मैं सो रहा था उस टाइम पे। और कुछ सपने में ही ऐसी ऐसे विजुअलाइजेशंस थे और ऐसी चीज़ें थी जब
मुझे समझ आ गया कि मेरा जो भी है, मैं जिसमें भी अच्छा कुछ कर सकता हूँ, या फिर मुझे जो भी करना है वो सिर्फ म्यूज़िक ही हो सकता है, उसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। तो मेरा एम मतलब शुरू से ही ऐसा कोई सिर्फ फ्लूटिस्ट बनना ही नहीं था। मैं म्यूजिशियन बनना चाहता था, या फिर मैं जो मेरी बातें हैं वो बाहर निकालना चाहता था। अब मुझे जो म्यूज़िक है वो ज़रिया मिला मेरी बातें निकालने को, या फिर आ, जो भी मेरा एम है वो लोगों तक पहुंचाना जो है, मुझे लगा कि म्यूज़िक के थ्रू ज़्यादा इजी है, तो मैंने म्यूज़िक चूज़ किया। और पर्टिकुलरली आप अगर फ्लूट की बात करते हो कि ये बहुत नीश है और मैंने ये चूज़ किया, तो फ्लूट के साथ कुछ ऐसा था मेरा कि यार मुझे ना मीडियोक्रिटी से बड़ा डर लगता है। मीडियोक्रिटी मतलब रैट रेस और जो लोग दूसरे कर बिल्कुल रहे हैं, मतलब बिल्कुल बेसिकली बिल्कुल। इन चीजों से। मतलब जो जो बहुत ज़्यादा प्रचलित है ना, उससे मुझे मुझे थोड़ा सा डर लगता है। मैं उससे थोड़ा सा दूर रहने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मतलब ऐसा तो सबको लगना चाहिए, पर मुझे लगता है कि आई एम हेयर फॉर समथिंग स्पेशल और फॉर अ ग्रेटर पर्पस। मतलब ऐसा नहीं है कि बस पैदा हुए, नौकरी करी, पैसे कमाए, शादी कर ली, फिर बुढ़े हो गए और फिर मर गए। सिर्फ इतना सा नहीं होता है किसी की भी लाइफ में। और मुझे लगता है कि आप एक ग्रेटर पर्पस के लिए पैदा होते हो। तो मुझे भी ऐसा ही लगता था, और मुझे अभी भी ऐसा ही लगता है। मैं इसमें सच में विश्वास करता हूँ। और बस मीडियोक्रिटी से डर था यार, कि मुझे मुझे बस मीडियोकर नहीं बनना, जो सब लोग कर रहे हैं वो नहीं करना है। तो फ्लूट ने मुझे चूज़ किया, और ये कुछ ज़्यादा ही अच्छा संयोग बन गया मेरा। और ठीक है, बस तब से ये चल रहा है। क्योंकि जो मैंने म्यूज़िक भी चूज़ किया था वो भी ऐसा ही था म्यूज़िक की, वो बहुत ही अलग था। मतलब जो प्ले हो रहा था वो नहीं था। मतलब कैसा म्यूजिक था वो अलग, इन द सेंस कि बिल्कुल मैं उसका बताता हूँ थीम आपको अलग कि था। क्या हुआ कि है ना, मैं जयपुर म्यूजिक सीन में बहुत बहुत टाइम से मतलब एक पार्ट हूँ जयपुर म्यूजिक सीन का। हम्म तो क्या हुआ कि बहुत मतलब ऐसे कुछ बैंड या फिर कुछ म्यूजिशियंस के ऐसे कोलैबोरेशंस करने के लिए, या फिर उनके जैम सेशन को ज्वाइन करने के लिए मेरे पास में मैसेजेस या कॉल्स आते थे। जब मैं हम्म। स्कूल से पास आउट हुआ था, और स्कूल में मतलब पास आउट हो रहा था और स्कूल से बाहर निकल रहा था उस टाइम पे, तो बहुत हम्म सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज थी जो मुझे मतलब मेरे पास आई थी, और मैं जा भी रहा था उन जैम सेशंस में, बहुत सारे म्यूजिशियंस को मिल भी रहा था मैं उस टाइम पे। और हम्म मुझे ना मुझे वो हिट नहीं कर रहा था। मतलब हम्म हम्म। वो बहुत ही नॉर्मल चीजें थी, मतलब नॉर्मल क्या बोलूं उसको, पर ऐसी चीजें मेन थी जो स्ट्रीम मेन। हाँ बिल्कुल मेन स्ट्रीम है, जो कि बहुत मैं सुन चुका हूँ। उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि जो मुझे बिल्कुल वो जो मेरा थॉट है कि मीडियोकर मीडियोक्रिटी से डर लगता है मुझे। तो वही करेक्ट। थॉट से मैं उस टाइम पे भी डर रहा था, और इसलिए मैं सेकंड जैम में शायद मैं जा ही नहीं पाता था कि यार आई कैन नॉट कंटिन्यू दिस और गिव यू फॉल्स होप्स और समथिंग। तो इसलिए मैंने हम्म जान मतलब जाना नहीं समझा सही कि यार मुझे ये करना चाहिए, वो चीजें ज्वाइन करनी चाहिए। पर एक दिन मेरे पास में हम्म कॉल आया युग्म से। हम्म और हम्म। जब मैं युग्म के जैम सेशन पे था, तो वो इतना इतना प्योर म्यूजिक था, ऐसा बिल्कुल मिट्टी हम्म से हुआ म्यूजिक था। और इंसानियत की बातें कर रहे थे हम, कबीर की बातें कर रहे थे। तो गानों में जो तब बात थी वो कबीर की मतलब बातें थी, और बहुत ही प्योर, बहुत ही मतलब बहुत ही सच्चे दिल के लोग थे सब लोग। और बड़ा ही मज़ा आया मुझे वो पहली जैम में, और मैं इतना ज़्यादा कनेक्ट हो गया। मतलब म्यूज़िक जो था उस टाइम पे इतना ज़्यादा रिफाइंड नहीं था जितना आज प्ले हो रहा है, पर जो सोल थी वो बहुत ही प्योर थी, और मैं सिर्फ सोल से कनेक्ट हो पाया। और आज मैं देख लो इतने टाइम, 4 साल हो गए हम लोगों को साथ में। भाई मैं सबको ये बताना चाहता हूँ, जो भी अगर मान लो कोई भी सुन रहा है हमको, है ना, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि युग्म आपका अभी बैंड है, और आप उसमें लीड कंपोजर, लीड सिंगर, लीड फ्लूटिस्ट एंड बेसिकली आप बहुत बड़े पार्ट हो अभी युग्म के, है ना। तो मतलब मैं जानना चाहता हूँ कि जब युग्म स्टार्ट हुआ था तो उसमें और भी बहुत सारे लोग होंगे हम्म जिन्होंने बाद में मतलब बेसिकली बाद में कई लोगों ने ड्रॉप ऑफ कर दिया, और उसमें भी बीच में आई एम श्योर बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे पूरे बैंड को एक साथ क्रिएट करने में।
और बेसिकली अब आप लोग मुंबई में हो और आप लोग काफी कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हो शोज के और आप 400 से ऊपर शोज कर रहे हो, लेकिन ये 400 शोज मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि इजी नहीं होंगे, बिकॉज यार 400 बिल्कुल। शोज के कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद वहां पे जाके परफॉर्म करना, स्टेज पे कभी कोई ग्लिच आ जाता होगा, कभी माइक में कुछ प्रॉब्लम आ जाता होगा, कभी लोग अप्रिशिएट करते होंगे भाई। तो मतलब मैं ये सोच रहा था कि मतलब आप लोगों ने 400 से ऊपर शोज किए हुए हैं और युग्म आज एक काफी मतलब बेसिकली काफी लोगों को के नाम, मतलब बेसिकली काफी लोग रिकॉल कर पाते हैं युग्म को, काफी लोगों के के नाम जो जो लोग जानते हैं युग्म को और जो उस म्यूजिक, उस तरह के म्यूजिक से प्यार करते हैं जो आप लोग बनाते हो, रॉ मिट्टी का सादा म्यूजिक, है ना। बिल्कुल। तो मतलब आप लोगों ने जब ये 400 शोज किए तो काफी प्रॉब्लम्स आई होंगी इसमें, मैं श्योर हूँ कि इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट्स मिलना, स्टेज पे जाना, वहां पे उसके बेसिकली माइक सेटअप, स्पीकर, बहुत सारे ग्लिचेस होते हैं, देन ऑडियंस अप्रिशिएट नहीं करती, है ना। बिल्कुल। तो आपके सबसे प्रॉब्लमेटिक पार्ट क्या रहा इस पूरे प्रोसेस का? यार प्रॉब्लम से पहले मैं इसका एक पॉजिटिव बात बताना चाहता हूँ कि हम लोग हमेशा इतने फॉर्चुनेट रहे हैं, और मतलब ये हमेशा की बात है कि पूरे 450 शोज या फिर 450 प्लस जितने भी, अभी 500 के कुछ आसपास शोज हो चुके हैं, मुझे एग्जैक्टली नंबर नहीं पता, पर अभी जितने भी शोज हुए हैं अभी तक, 0 से लेके इतने तक, तो आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमें कभी ऑडियंस की वजह से कुछ मतलब दिक्कतों का सामना करना पड़ा हो। हमेशा ऑडियंस जो मिली है हमें, इतनी प्यारी, इतनी अच्छी ऑडियंस मिली है हमें हमेशा, आज से लेके शुरू के टाइम तक हमेशा हमें इतनी प्यारी और इतनी इनकरेजिंग और इतनी मतलब लाजवाब ऑडियंस मिली है हमें। तो इस चीज के लिए मैं कभी भी शिकायत नहीं कर सकता कि यार जो ऑडियंस थी उसमें ऐसा कुछ था या ऑडियंस की वजह से कभी कोई प्रॉब्लम हुई, बिल्कुल नहीं थी। और बहुत सारी जगहों पे ऑडियंस ने ही हमें सपोर्ट किया। क्या हुआ था, एक शो के टाइम पे लाइट्स बिल्कुल चली गई थी, तो सब लोगों ने अपने फोन के टॉर्चेस निकाले और वो पूरा एनवायरमेंट जो था वो सब लोग मतलब पार्टिसिपेट करते थे उस कॉन्सर्ट में। सिर्फ हम लोग परफॉर्मर्स नहीं थे उस टाइम पे, सब लोग परफॉर्म कर रहे थे हमारे साथ। तो इट वॉज अ लवली मोमेंट। और ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स है जिसमें जो ऑडियंस ने हमको मतलब ऐसे कहाँ से कहाँ उठा के बिठा दिया है, और अभी भी शायद जो हम लोग कर पा रहे हैं, इतने शोज कर पा रहे हैं, आप बता रहे हो जैसे कि जो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स वगैरह और ये सब आई होंगी इतने शोज में, पर मुझे लगता है कि वो जो प्रॉब्लम्स वगैरह आई और जैसा कि हमारी ऑडियंस ने हमको इतना प्यार देके या फिर जितनी भी चीज़ें हम लोगों के लिए करी है लोगों ने, वो सारी चीज़ें वर्थ इट लगती है कि यार जो हुआ वो मतलब पूरा ऑडियंस ने संभाल लिया। और बाकी खैर हमारे बैंडमेट्स, हमारा टेक्निकल टीम और ये सब चीज़ें जो भी जितने भी लोग हमारे साथ काम करते हैं और हमको सपोर्ट कर रहे हैं, हम भी उनके साथ में काम कर रहे हैं, तो वो सब चीज़ें जो हैं वो पूरा स्टाफ, पूरी टीम, ये सब चीज़ें हम लोगों को बनाती है। और ये सारी ऑब्स्टैकल्स को उसको कवर करने के लिए, उसको पार करने के लिए वो बहुत ज़्यादा मदद करता है हम लोगों की। और मुझे लगता है कि हम लोग एक फॉर्चुनेट बैंड रहे हैं। पर अगर आप इंडियन म्यूज़िक सीन के बारे में बात करो तो इंडियन म्यूज़िक सीन के बारे में यार मैं ऐसे कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा, पर बात ऐसा है कि आप अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि आप सिस्टम को ज़्यादा दोषी नहीं साबित कर सकते हो। अगर आप अच्छा करोगे तो आपको अच्छा मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि हर जनता, हर क्राउड जो है वो चाहती है अच्छे गाने सुनना। पर क्या होता है कि अगर आप अपने गाने अच्छे से प्रमोट नहीं करोगे तो उनको वही सुनना पड़ेगा ना जो गाने प्रमोट हो रहे हैं। तो उनकी गलती नहीं है कि वो सेल्फी मैंने ले लिया यार सुन रहे हैं, या फिर जो मतलब वो लड़की पागल है सुन रहे हैं, तो वो उनकी गलती नहीं है। गलती ऐसी है कि जो अच्छे गाने हैं वो सही से प्रमोट नहीं हो पा रहे हैं। तो उनको प्रमोट करना, अच्छा म्यूज़िक सीन डेवलप करना जो है वो हर आर्टिस्ट की और हर लेबल की जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मुझे लगता है कि कोई किसी को भी सिस्टम को यहाँ पे क्रिटिसाइज़ करना कोई मतलब नहीं है यार। इंडियन म्यूज़िक सीन जो है वो हमेशा बहुत रिच रहा है और मुझे लगता है कि आगे और भी बढ़ेगा, क्योंकि अब इंडिपेंडेंट सीन जो है वो बहुत फ्लरिश कर रहा है अब इंडिया में। तो मतलब मेरा एक क्वेश्चन है कि आपने बहुत सारे लोग जो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट होते हैं, इंडिपेंडेंट जिन लोगों के बैंड होते हैं, वो काफी लोग ये सोचते हैं कि उनको बॉलीवुड तक जाना है,
क्योंकि बॉलीवुड बेसिकली उनका सपना क्या होता है, क्योंकि वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन तगड़ा है, प्रमोशन बहुत ज्यादा मिलती है, लोग काफी बिल्कुल। ज्यादा मतलब फिल्मों में आ जाते हैं। तो यार आपने कभी उसका हम्म। सोचा है? हो सकता है आपके लिए वो प्रायोरिटी नहीं हो, क्योंकि वो भी आपको एक रैट रेस जैसी लगती हो, बट मतलब फिर भी कभी आपने विविडली सोचा है कि यार मुझे एक दिन यहाँ पे अपना म्यूजिक पहुंचाना है? नहीं यार, मैं अभी तक जो है वो सिर्फ यही सोचा है यार, मैंने युग्म ने, कि यार सिर्फ अच्छा म्यूजिक बनाना है, देखते हैं आगे क्या होता है। मतलब हो सकता है कभी बॉलीवुड में कोई हमारा जो गाना है वो फिट हो जाए। तो ऐसा है कि हम लोग, ऐसा नहीं है कि कुछ बॉलीवुड के लिए हमारा जॉनर चेंज कर देंगे, एंड मतलब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हम लोग जो है बस हमारे गानों पे फोकस करते हैं और हमारी चीज़ों पे, हमारी राइटिंग्स पे फोकस करते हैं। हम अभी ये ऐसा कुछ फोकस नहीं करते कि हमें बॉलीवुड जाना है या ऐसा कुछ। बस अच्छा म्यूज़िक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, दैट्स इट। भाई एक चीज और है, मतलब मैंने ये देखा है कि मतलब क्या होता है कि कई बार आप बेसिकली सॉन्ग्स कंपोज भी करते हो अपार्ट फ्रॉम जस्ट प्लेइंग फ्लूट। आप काफी मतलब आपने काफी सारे सॉन्ग्स कंपोज किए हैं। तो हम्म। आप एक सॉन्ग बताओ जो आपका फेवरेट है। मेरा फेवरेट वो वाला है, मन बैरागी होगा, लेकिन जो आपका फेवरेट है वो मेरे को जानना है कि उसके पीछे बेसिकली मैं जानना चाहता हूँ कि उस लिरिक्स के पीछे क्या मीनिंग था और कैसे वो पूरा थॉट प्रोसेस आया। कोई भी एक गाना जो आप एक पकड़ के मेरे को जाना मैं चाहते आपको एक लाइन, दो लाइन सुनाता हूँ एक गाने की। हो। हाँ जो हाँ हाँ। गाना है, तो तोते हो क्या। हाँ मैंने सुना है। तो तोते, जो इसका है स्टोरी, इसके पीछे तोते की स्टोरी जो है वो ऐसा है कि हम लोग ना बड़े ही, ऐसा है कि व्हाट्सएप पे कुछ आ गया या फिर फेसबुक पे कुछ आ गया और हमने वो न्यूज देख ली कि व्हाट्सएप पे यार ऐसा ऐसा कुछ हुआ है, ऐसा ऐसा न्यूज आई है, और उसको हम मान लेते हैं सच, उसको मान लेते हैं हम हम्म फैक्ट्स। और हम्म। उसकी तह तक जाने की कोशिश ही नहीं करते बस, या फिर जो न्यूज चैनल्स पे दिख रहा है उसको सच मान लेते हैं कि हाँ ये न्यूज तो बिल्कुल सही होगी, ये तो न्यूज चैनल पे दिख रही है। पर क्या होता है हम्म। कि जर्नलिज्म का सिनेरियो सबको पता है इंडिया के, क्या क्या सच होता है क्या झूठ होता है। आपको, आप ऐसे हम्म। डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि ये इस जगह पे आ रहा है तो ये सच है या नहीं है। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली। किसी भी इंफॉर्मेशन को जैसे आप सुन के अगर रिपीट कर देते हो, तो ये ट्रेट जो है ये तोते का ट्रेट है कि वो करेक्ट। सुन के रिपीट करता है चीजें। तो हम लोग भी शायद वही बनते जा रहे हैं, हम लोग भी बस सुन के ही रिपीट कर रहे हैं कोई चीज। हम्म। मुझे हम्म लगता है कि अगर आप इंसान हो, अगर आप तोते नहीं हो, तो हम्म आपको फैक्ट्स और लॉजिक्स चेक करने चाहिए, आपको उसके तह तक जाना ही चाहिए। और हम्म ऐसा होता है ना कि हमें, जैसे कोई, ये एग्जांपल ले लो कि ये जो है पॉलिटिकल, या फिर ये जैसे ये मैनिफेस्टोज निकलते हैं इन लोगों के, पार्टी मैनिफेस्टोज निकलते हैं इससे हम्म पहले, चुनाव से पहले, है ना। तो हम्म अब क्या होगा हम्म कि अगर उस मैनिफेस्टो में कोई ग्रोथ की बात करेगा ना, तो हम लोगों हम्म। की भी गलती है ना, ये मैं अपन लोगों की गलती बता रहा हूँ कि उसमें कोई ग्रोथ की बात करेगा ना तो बोले यार ये क्या बोरिंग बात कर रहा है, ग्रोथ की बात कर रहा है मैनिफेस्टो में। और बेसिकली अगर कोई मसाला। बात, हाँ, और अगर कोई ये बात करेगा कि भैया हम तो मंदिर बनाएंगे, मस्जिद बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, या फिर ऐसा कुछ कर देंगे, पाकिस्तान पे मिसाइलें छोड़ देंगे, तो हम्म। उनको लगता है यार ये कर रहा है बढ़िया काम, ये तो मतलब मसाला है ये। तो 100%। मैं तो हमें, मानता हूँ। तो ऐसी सब चीजों में हम लोग उलझ जाते हैं कि यार ये मसाले चीजें चाहिए हमें, या फिर जो न्यूज कहीं भी दिख गई है उसको सच मानते जा रहे हैं, कुछ भी मतलब काम नहीं आ रहा। तो यार मैं बताऊं, काफी बार तो मैं खुद भी मतलब जब आप कह रहे हो तो मेरे को रियलाइज होता है, बट काफी बार मैं भी मसाले के पीछे भागता हूँ। मतलब अगर आप मेरा व्यूअरशिप वो पूछोगे कि किस पे तूने हम्म। सबसे ज्यादा कौन सा channel देखा है, मैंने अर्नब को देखा है भाई सबसे ज्यादा। मैं शायद न्यूज चैनल का भी नाम कहूँ, बट मैंने सिर्फ अर्नब को देखा है बिकॉज मतलब बेसिकली मेरे को आपके गानों से ये चीज समझ में आई है कि आप रियल लाइफ टॉपिक्स पे जो इश्यूज हैं उसको आप गाने बनाते हो, है ना। हम्म। बेसिक एसेंस वही है ना। लेकिन जब आपने स्टार्ट किया था तब आपका थीम क्या था? तब आपने किस चीज से स्टार्ट किया था? तब आपको कौन सी चीज थी जिसने अट्रैक्ट किया कि यार मेरे को ये करना है? यार ऐसा था कि जो थीम थी, या फिर जो शुरू से ही जो बात कहना चाहते थे हम, वो हमारी बस इतना सा था कि हम लोग ह्यूमैनिटी को सर्व करना चाहते थे। पर हम लोग उस टाइम ओके। पे जब हमने स्टार्ट किया था, तो हम लोग ह्यूमैनिटी को सर्व जो कर रहे थे, वो कबीर के हम्म दोहे या फिर रहीम के दोहों के साथ कर रहे थे, क्योंकि वो लोग, उनसे अच्छा कोई ह्यूमैनिटी का प्रीचर मैंने आज तक देखा नहीं।
तो तो वो जो प्रीचिंग्स थी, वो सब चीज़ें थी, वो सिर्फ ह्यूमैनिटी के लिए थी। और बस अब ऐसा है कि अब लिरिक्स चेंज हो गए हैं, हम अब जो गाने हैं वो चेंज हो गए हैं, पर अभी भी जो मैसेज है वो सेम वही है। जो हम लोग करना चाहते हैं वो सिर्फ यही करना चाहते हैं, हम इस दुनिया को एक थोड़ी अच्छी जगह बना के छोड़ना चाहते हैं। हम जब भी छोड़ें इस दुनिया को, तो हम चाहते हैं कि एक थोड़ी बेटर प्लेस क्रिएट हो। ये भाई एक बहुत ही मतलब बेसिकली ऑफ द टॉपिक क्वेश्चन है, लेकिन एक बात बताओ, हाँ। आप लोग अभी अभी मुंबई शिफ्ट हुए जयपुर से, है ना, और आपको घर के खाने की बहुत आदत है, मतलब ऑब्वियसली अगर आप हाँ, जयपुर में है ना, बिल्कुल। तो ये क्वेश्चन था कि आपको रोटी कभी बनाना आ गई है? यार ऐसा है कि मॉम डैड वर्किंग हैं शुरू से, तो वो सब चीज़ें तो खैर हमें पहले से आती थी। और पापा बहुत अच्छे कुक है मेरे, तो शुरू से ही ऐसा रहा है कि सबको खाना बनाना तो बिल्कुल आना ही चाहिए। ये तो मतलब लाइफ स्किल है, ये तो बड़ी ज़रूरी स्किल है। तो ऐसा था कि इतना इतना खाना बनाना तो आता ही था कि सरवाइव कर पाए अच्छा। पर वहाँ पे जाके ऑब्वियसली इम्प्रूव हो गए, क्योंकि जो जो साथ में रूममेट हैं, बैंडमेट हैं, अभिषेक, तो वो है, वो बड़ा ही डिलीशियस खाना बनाते हैं वो। मतलब क्या बोलूँ, वो तो बहुत ही अच्छा खाना बनाते हैं। तो उनसे सीख सीख के, देख देख के, और ऐसे ऐसे धीरे धीरे इवॉल्व तो होते ही हैं सब। तो हम भी इवॉल्व हो गए खाना बनाने में। लेकिन कुछ तो ऐसा रहा होगा बॉम्बे में जिसने यार एक चीज ने पूरा मन खराब कर दिया होगा कि मैं बॉम्बे क्यों आया, वैसा कुछ तो रहा होगा, मैं यार, डेफिनेटली भीड़। जिससे डर लगता है। अरे सच में यार, मैं मतलब ऐसा शुरू से ही ऐसा क्लॉस्ट्रोफोबिक टाइप हूँ कि, और तो मतलब ऐसा था कि शुरू हम्म। से ऐसा लगता था कि यार भीड़ से तो मैं मतलब जयपुर में ही डर रहा था कि वहां पे जाना है यार, क्या भीड़ होगी वहां पे, तो बहुत ऐसा ऐसा। क्योंकि लोकल के किस्से तो सब हम्म। सुनते ही है ना, जो भी मुंबई जाता है सबसे पहले लोकल के किस्से सुनाता है मुंबई से आने के बाद, कि यार तुम्हें पता है लोकल में हाँ, होता है, ऐसा होता है। तो वो किस्से सुन सुन तुम्हें के और डर लगने पता लग गया कि यार वहां पे तो ऐसा ऐसा होने वाला है। तो है। हाँ, ऐसा हाँ। कुछ था कि यार बड़ा ही भीड़ से डर लगता था, और अभी भी मतलब डर तो नहीं लगता, पर अभी पर दोस्ती फिर भी नहीं हुई है भीड़ से, क्योंकि भीड़ नहीं अच्छी लगती। हम्म। पर हम भी भीड़ ही हैं, हम भी भीड़ का ही एक अभिन्न अंग है। भाई इस पे गाना बनाया जाए। बिल्कुल यार, अच्छा आज अच्छा लेकिन टॉपिक निकल गया, अपन बात करते करते हो सकता है। है ना भाई, लेकिन यार मैंने हर जने को बॉम्बे में जाते हुए ये चीज तो डेफिनेटली सुनी है कि लोग चिपक चिपक के ट्रेन में जाते हैं, लोग धक्के मारते हैं, मतलब ये तो सबकी कॉमन स्टोरी बॉम्बे में काफी। सच में। बॉम्बे की लाइफस्टाइल इतनी भयंकर फास्ट है ना कि जयपुर वाला बंदा कोई कोप अप नहीं कर पाएगा। मैं बैंगलोर में रहता हूँ, ठीक है, हम्म। आपको पता ही है। हम्म। यार बैंगलोर बॉम्बे स्टाइल झेलना अपन दोनों के लिए कितना मुश्किल है यार। अपन जयपुर में पले बड़े हैं, अपन ने यहाँ की बिल्कुल। पूरी अपनी वाइब इतनी स्लो है, अपन इतने लेड बैक है लेकिन एक्टिव है, अपन अपना काम करते हैं, सो जाते हैं। हम्म। लेकिन यार वहां पर मतलब कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, लोग यार मुझे मतलब ऐसा पूरी सिटी चलती रहती कि ये जो सिटीज हैं, मुंबई, बैंगलोर, तो वहां पे है। ना प्रॉब्लम ऐसा है कि वहां पे सब लोग भाग रहे हैं, पर कोई टाइम से पहुंच ही नहीं रहा हाँ, हाँ, हाँ। है ना। ये हम्म। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यार वहां पे, कि सब लोग भागते भी हैं, सब कुछ करते हैं, पर कोई टाइम से पहुंचता ही नहीं है। तो भाई वो करियर वाइज देख लो, मतलब करियर वाइज भी काफी लोग कोप अप नहीं कर पाते कि यार बॉम्बे की सच में यार, मतलब आप इतने वर्कड अप हो जाते हो कि आपके हम्म। अंदर इमोशंस और वैल्यूज और ये सब धीरे धीरे डिट्योरेट होने लगती है। मैं ये नहीं कह रहा सब में होती है, बट हम्म। काफी बार होता है कि यार आप परेशान हो जाते हो, मम्मी के खाने की याद आती है, उसके बाद पूरे फैमिली वाली फीलिंग आप मिस करते हो। और जब बिल्कुल। आप कभी अकेले बालकनी में बैठे होते हो तो मतलब कुछ भी करते हुए, तो आपको ऐसा लगता है कि यार क्या मतलब क्या लाइफ हो गई है। और डेफिनेटली मतलब काफी सारी चीजें हैं जो एस्केपिज्म बनती हैं, और उसके बाद देन यू हैव टू चूज बेसिकली विच एस्केपिज्म यू चूज। बट हुआ होगा डेफिनेटली यार, आपके साथ भी ऐसे मोमेंट्स होंगे जब आप यार अकेले बैठे हो ये और सोच रहे हो कि मतलब फैमिली को miss कर रहे हो। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगा कि यार कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बड़ा ही मस्त रहता है, मज़े आते हैं वहाँ पे। पर पर ऐसा है कि आप जिस चीज़ के लिए गए होते हो ना, आप आपके वो दिमाग में कॉन्स्टेंटली चलती होती है। तो क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें, मतलब कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम्स और कितनी भी सारी चीज़ें ना, आप उनको हमेशा साइड कर देते हो। जब भी वो थॉट आता है, जब भी वो चीज़ आती है कि आप क्यों आए थे यहाँ पे, और वो हमेशा सब चीज़ें बहुत
नीचे हो जाती हैं, बहुत ऐसा लगता है कि यार ये तो कोई बात ही नहीं। और जैसे, और मेरे साथ तो थोड़ा फ़ायदा ये भी है कि जैसे ही स्टेज पे चलते हैं सब कुछ भूल जाते हैं कि यार ये स्टेज पे आने के बाद में सब कुछ, सारी प्रॉब्लम, सब कुछ वर्थ इट लगता है कि अब यहाँ पे चढ़ गए हैं, इससे अच्छा तो कुछ होता ही नहीं है, ये तो कुछ जन्नत जैसा सही है। तो हम यार ऐसा है कि आए दिन जन्नत फील कर लेते हैं, तो कुछ लगता नहीं है कि यार कहीं जाना और ज़रूरी है, बस यही। और फिर भी मतलब जैसे मुंबई भी शिफ्ट हुए तो ऐसा नहीं है कि हम लोग सारे टाइम मुंबई ही रहना पड़ता है, क्योंकि ट्रैवल इतना होता है, शोज़ कहीं कभी कभी किधर कभी किधर, तो इस वजह से ट्रैवल की वजह से कभी ऐसा नहीं होता कि एक ही शहर में अटके हुए हम 4 सालों से कभी एक महीने में एक शहर में अटके ही नहीं। एक महीना तो ज़्यादा बोल दूंगा मैं, 15-20 दिन भी मान लो कि 20 दिन कभी एक शहर में रह गए हों, ऐसा कभी हुआ नहीं है। अच्छा, मतलब आपका शेड्यूल हमेशा ऐसा रहता है कि आप मोस्टली फ्लाई करते रहते हो इधर उधर शोज के लिए, है ना? हाँ मतलब यार जैसे मुंबई चले गए और नॉर्थ इंडिया में मतलब थोड़ा बहुत फैन बेस क्रिएटेड है, तो यहाँ से शोज वगैरह आते हैं तो हम लोगों को आना पड़ता है वापस। करेक्ट करेक्ट भाई। लेकिन एक बात बताओ, हम्म आप अभी भी जब स्टेज पे चढ़ते हो हम्म फ्लूट लेके, तो वही वाइब आती है, सेम वाइब जो आपको फर्स्ट पे आई थी? यार ऐसा है कि जो पहले डर था वो डर तो नहीं है, पर एक्साइटमेंट वैसा का वैसा है। जो स्टेज फियर था जब मैं पहली बार चढ़ा था स्टेज पे, वो तो मतलब बहुत वाइप आउट कर गया है। पर जो एक्साइटमेंट था ना, वो एक्साइटमेंट अभी भी ऐसा ही है, वो ऐसे ऐसे गुड़ गुड़ होती है पेट में कि यार अब स्टेज पे चलने वाले हैं मतलब। तो वो वाली फीलिंग तो हमेशा है, और इतनी क्रेविंग रहती है हमेशा स्टेज की कि अभी जैसे ये क्वारंटाइन का टाइम चल रहा है, और तो इस टाइम पे तो यार मतलब हम लोग बड़ा ही मिस कर रहे हैं स्टेज को, परफॉर्मेंस को, हमारी क्राउड को, हमारे गाने प्ले करने को। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो बड़ा इफेक्ट करती हैं यार। अभी भी मैं बहुत मिस कर रहा हूँ प्ले करना, सच में। भाई लेकिन मतलब एक चीज और है, जब आप स्टेज पे चढ़ते हो तो हम्म यार मैं कभी स्टेज पे चढ़ा नहीं हूँ, और मैं तो मतलब कैमरे के पीछे रह के रिकॉर्ड करता हूँ, और वहां पे भी मेरे को डर लगता है कि यार कैसे आप पूरी चीज डाल दोगे, अपना वीडियो आप डाल दोगे, और आप बेसिकली लोगों के कमेंट्स के लिए वेट करोगे, और हो सकता है आपकी बेइज्जती भी काफी हो, लेकिन हो सकता है लोग आपको मार दे, है ना? लेकिन यार जब भी, तो जब आप पहली बार स्टेज पे चढ़े थे, है ना, हम्म जब मतलब आप पहली बार फ्लूट ले आप युग्म के साथ परफॉर्म कर रहे थे और बहुत सारे लोग अटेंड करने आए थे, तब आपको क्या फीलिंग आई थी, और तब से लेके अभी तक क्या चेंज है? यार युग्म के लिए जब परफॉर्म कर रहा था तो वो युग्म के टाइम पे मैं ऑलरेडी बहुत सारे स्टेजेस पे आ चुका था। तो उस टाइम पे मैं बताता हूँ आपको कि उस टाइम पे स्टेज फेयर तो बिल्कुल नहीं था जब मैं युग्म के साथ पहली बार परफॉर्म कर रहा था। पर एक्साइटमेंट और वो था ना, नया म्यूजिक, नई चीज, क्योंकि वो मेरे लिए नया था, तो बाकी पूरी क्राउड में वो सब हम्म कुछ नया ही था। किसी ने सुना नहीं हम्म थे ऐसे कबीर के भजन इस स्टाइल में जो हम लोग कर रहे थे। कबीर के दोहे ऐसे इस टाइप हम्म में भी कोई कर सकता है, ऐसा म्यूजिक और ये सब चीजें, तो बाकी लोगों के लिए भी ये सब नया था। तो हम्म। एक्साइटमेंट और वो सब चीजें तो शुरू से रही हैं। और अभी जो गाने हैं वो भी, मतलब कोई गाना गाता है तुम तोते हो क्या, तो सब लोग वो मतलब देखते ही है कि यार ये क्या, मतलब ये कैसा गाना है। तो नहीं यार, एक्साइटमेंट और ये मतलब मैं ये भी मानता शुरू हूँ, से ही है। तो मतलब मैं ये भी मानता हूँ कि काफी लोग आजकल नॉर्मल गाने बनाते हैं, और आपने फ्लूट एक सबसे बड़ा नीश पकड़ा, उसके बाद जो गाने थे वो भी बहुत बड़ा नीश है, कि मतलब आपके गाने एकदम, यार तो अगर म्यूजिक कंपोजर होता, ठीक है, मान लो, वैसे मैं बहुत बुरा गाता हूँ, लेकिन अगर बाई चांस में म्यूजिक कंपोजर होता, ठीक है, तो मैं कभी भी रहीमन के दोहों पे गाना नहीं बनाता। लेकिन आपने जिस तरीके से वो रीडिफाइन किया, वो शायद आपका वन ऑफ द हाईएस्ट व्यूज मिले हैं उस गाने को हाँ हाँ यूट्यूब पे, आपके जी। ना। तो मतलब यार, मतलब रहीमन के दोहे को लेके उसको एक प्रॉपर अच्छे प्रोडक्शन वैल्यू पे बनाने का मोटिवेशन कहाँ से आता है? बेसिकली इससे ये बात पता पड़ता है कि फैमिली अपब्रिंगिंग में आपके ऐसे सीड्स डले हुए हैं जिससे आपको ऐसे गाने बनाने का मन करता है। यार मुझे लगता है कि है ना, कोई भी धर्म इतना बड़ा नहीं हो सकता जो कि इंसानियत के ऊपर आ जाए और उसको लगे कि यार जो धर्म है वो इंसानियत से बड़ा है। और मुझे लगता है कि कोई भी धर्म अगर आपको बोलता है कि हमें किसी को हर्ट करना चाहिए, तो मुझे लगता है कि आपको वो धर्म है जो छोड़ देना चाहिए। वो धर्म आपके लायक नहीं, वो हम्म। धर्म फॉलो करने के लायक नहीं है अगर वो किसी को हर्ट करने के लिए बोलता है तो।
तो हम लोग यही सब बातें भाई वापस से शुरू से। यार मतलब एक और चीज वापस से मेरे को आपसे पूछनी है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए जो एक्चुअली में कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं यार, क्योंकि बहुत लोग होते हैं वो एस्पिरेशनल होते हैं लेकिन उनके अंदर ये होता है कि वो बेड से जुड़े रहते हैं, प्लस सोसाइटियल। यार देखो, आपको हो सकता है वो फीलिंग नहीं है, ठीक है, अभी के टाइम पे हो सकता है, मतलब क्योंकि जब मैं उस स्टेज पे था तो मैंने ये फील किया था यार कि आपको स्टार्ट करना है, ठीक है, और आप सोसाइटियल प्रेशर से इतने दबे हुए हो, प्लस आपको रैट रेस में बेसिकली जाना बहुत इजी है और आपके पास एक कंफर्टेबल जॉब है ना, तो काफी लोगों को स्टार्टिंग में सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है वो फाइनेंसेस की भी आती है ना। और कई लोग होते हैं जो छोटे तबके के होते हैं और उनको स्टार्ट करना होता है, लेकिन वो यार मतलब उनके लिए सपना ही रह जाता है। मतलब काफी लोग हैं जिन्होंने छोटे छोटे तबके के होते हैं जिनके पास फाइनेंसेस इतने अच्छे नहीं होते, वो तब भी करते हैं। लेकिन मतलब अगर हमको स्टार्ट करना, मतलब बेसिकली हम लोग मिडिल क्लास है तो हमारे पास एक फाइनेंशियल ग्राउंड बना हुआ है ना, लेकिन छोटे तबके के लोग होते हैं वो, और मतलब वहां से बहुत प्यारा म्यूजिक आता है यार, मिट्टी से काफी प्यारा म्यूजिक आता है नीचे से। आपने अंडरग्राउंड रैप सुना, धारावी के स्लम्स में लोग क्या क्या मस्त रैप करते हैं, और प्लस काफी ऐसा म्यूजिक है जो मतलब बेसिकली अनमाइंड है, मतलब वो निकलेगा तो एकदम फाड़ देगा लेकिन उसको कभी निकलने का चांस ही नहीं मिलता। सही बात है। तो मतलब आपके लिए कभी भी फाइनेंस इशू था क्या स्टार्ट करने से पहले? यार फाइनेंस है ना, मुझे लगता है कि हमेशा इशू होता है, और आप चाहे किसी भी तबके के हो, आपको आपके लिए है ना रिस्क हमेशा एक फैक्टर रहता है। और क्या होता है कि मतलब यार इसको अलग वे में मत लेना, पर क्या होता है कि हमेशा खोने के लिए जिसके पास कुछ होता है उसके पास खोने के लिए हमेशा ज्यादा होता है। समझा समझा, मतलब बेसिकली लोग कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं होते, और होता है तो आपको ज्यादा रिस्क लगती है कि यार अब मैं छोड़ दूंगा और कुछ और करूंगा तो मेरे पास खोने के लिए ज्यादा है। सही बात है। तो क्या होता है कि खोने के लिए है ना बहुत कुछ होता है। ऐसा नहीं है हर क्लास, आप चाहे अपर क्लास ले लो या फिर मिडिल क्लास ले लो या कोई भी क्लास ले लो, हमेशा किसी ना किसी के पास में कुछ ना कुछ खोने के लिए होता ही है। तो वो जो रिस्क ले सकता है ना, वो जो सैक्रिफाइस कर सकता है ना, वो कर जाता है, जो कि सब लोग सिर्फ एस्पायर करते हैं। तो मुझे मतलब हमेशा सबने ये बात बोली है, जो हमारे लीड सिंगर है उन्होंने भी ये बात बोली थी कि किसी भी आदमी को ना सक्सेसफुल बनना और एक नॉर्मल आदमी में, एक ये दोनों आदमियों में, एक नॉर्मल आदमी और एक सक्सेसफुल आदमी में सिर्फ यही डिफरेंस होता है कि उसने सैक्रिफाइस करें। तो अगर जिसने सैक्रिफाइस करें वो डेफिनेटली एक सक्सेसफुल आदमी बनेगा। डेफिनेटली 100% भाई। और मतलब सक्सेस की डेफिनेशन भी लोगों के लिए अलग अलग होती है, जैसे आपके लिए हैप्पीनेस बिल्कुल बिल्कुल सही बात है ना, और कई लोगों के लिए फाइनेंशियली होती है। तो आप इस पे भी शायद गाना बना सकते हो एक्चुअली। हाँ मतलब यार सक्सेस की डेफिनेशन, यार देखो, मुझे लगता है कि सक्सेस की डेफिनेशन सिर्फ हैप्पीनेस होती है और सिर्फ यही होती है, पर लोगों को बस पता नहीं है कि डेफिनेशन ये है। वो लोग बस ढूंढे जा रहे हैं, उनको मिलेगी नहीं सेटिस्फैक्शन जब तक उनको पता नहीं चलेगा कि सेटिस्फैक्शन है क्या। उनको पता ही नहीं चलेगा कि ये हैप्पीनेस ही सेटिस्फैक्शन है, यही उनका एम है। उनको जब तक ये नहीं पता चलेगा ना, तब तक उनको कभी मिलने वाली भी नहीं है। डेफिनेटली डेफिनेटली। और भाई आपको एक बात पता है कि स्टीव जॉब्स, कल मैं शायद एक वीडियो देख रहा था उसमें बोला, स्टीव जॉब्स के वर्ड थे कि आप किसी को हायर कर सकते हो काम करवाने के लिए, कार ड्राइव कराने के लिए या खाना बनाने के लिए या फिर आपकी डेली चोर्स कराने के लिए, लेकिन जब आप बीमार पड़ते हो और जब आप हॉस्पिटल में रहते हो ना, तब आप किसी को हायर नहीं कर सकते आपके इमोशंस शेयर करने के लिए। बेसिकली स्टीव जॉब्स ने दुनिया में क्या क्या नहीं किया होगा, मतलब उसने सबसे बड़ी कंपनी खड़ी की एप्पल, और काफी सारी चीजें उसने एज अ बिजनेसमैन की, बट अल्टीमेटली उसकी स्पीच से भी बाद में मेरे को ये लगा लॉट ऑफ पीपल जस्ट चेज मनी, मतलब वो भागते ही रहते हैं पूरे लाइफ टाइम। और मतलब मैं भी उन्हीं में से हूँ, मतलब मैं झूठ नहीं कहूंगा, अभी के टाइम पे मैं भी उन्हीं में से हूँ, लेकिन वो ड्रिफ्ट करना बहुत हार्ड है। मतलब फाइनेंस से हैप्पीनेस की ड्रिफ्ट करना बहुत हार्ड है ना। तो उसके लिए मतलब आपने मतलब आप जब बड़े हो रहे थे तो आपको क्या चीज थी जिसने इस चीज के लिए इन्फ्लुएंस किया, मतलब मैं रूट कॉज जानना चाहता हूँ उस चीज का। वो फैमिली थी, दोस्त थे,
या आपकी हम्बल अपब्रिंगिंग थी, या आपके थॉट्स चेंज हुए फ्लूट सुन के, मतलब वो आपके दिमाग में कैसे बैठी कि यार मतलब हैप्पीनेस ही चेज करनी। एक तो आपका फैमिली मेंबर का बहुत बड़ा बिल्कुल फैक्टर था, है ना, कि फैमिली मेंबर की हैप्पीनेस बिल्कुल चेज करो, लेकिन उसके अलावा भी कुछ यार। है जिसने आपको इस चीज के लिए ऐसा था ड्राइव कि किया कि मैं ना बहुत जब मैं छोटा सा था तब से ही मैं म्यूजिक कर रहा हूँ, और मतलब सब लोगों ने मुझे जो देखा है या फिर मेरी जो आइडेंटिटी बनी है वो म्यूजिक के अराउंड ही बनी है। तो जितने मेरे दोस्त थे, मेरे पेरेंट्स हैं, और मतलब जितने भी लोग मेरे आसपास सराउंड करते थे, उन्होंने हमेशा मेरी जो उनके दिमाग में इमेज बनाई, जो परसेप्शन क्रिएट हो रहे थे मेरे को लेके, वो सबके यही थे कि ये म्यूज़िक प्ले करता है तो शायद म्यूजिशियन ही बनेगा। और क्योंकि मेरे पेरेंट्स जो थे वो हमेशा से सपोर्टिव थे कि यार ये जो चीज़ भी अच्छे करते हो, मेरे पेरेंट्स हमेशा यही बोलते हैं कि जो भी अच्छा करते हो सिर्फ वही करो। तो मुझे भी यही बात हिट करती थी कि यार मैं शायद ये अच्छा करता हूँ और मेरा पर्पस जो है वो म्यूज़िक के ज़रिए सॉल्व भी हो सकता है। मैं अपनी बात जो है म्यूज़िक के ज़रिए ज़्यादा अच्छे तरीके से पहुँचा सकता हूँ। तो मुझे लगा कि म्यूज़िक ही करना चाहिए मुझे। तो ये जो सब चीज़ें थी, पर क्या होता है कि एक आपकी एज होती है जब आपको समझ नहीं आता, वो मेच्योरिटी नहीं होती कि आपको यही करना है। तो वो जो मेच्योरिटी है वो धीरे धीरे, जो बैराग की मैं बात कर रहा था, वो बैराग जो है वो धीरे धीरे ही मिलता है। ऐसा नहीं है कि आपने सोच लिया कि यार मेरे को क्या करना है और एकदम से टिडिंग 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 टिश ऐसा कुछ हो गया है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है यार। एक टाइम होता है, एक सही टाइम होता है जब आप लाइफ में जब आपको पता चलता है कि आपको क्या करना है। उससे पहले आप जो है वो बस फ्लो के साथ चलते रहते हो। जो जैसे 12th में अगर साइंस ले ली तो आप साइंस मैथ्स के बाद में क्या करना है, इंजीनियरिंग। तो बस आप वो बिल्कुल ऐसे फ्लो के साथ चलते रहते हो। आप ऐसा कुछ डिसाइड नहीं करते कि मुझे ऐसा करना है। बस जो लाइफ करवा रही होती है, आप उससे पहले जब आपको बैराग नहीं मिला होता है तब आप बस फ्लो के साथ चलते रहते हो। और जब बैराग मिलता है, जब आपको हिट करता है, तो आप फिर कुछ भी नहीं कर सकते हो। आप आप चाह के भी कुछ और नहीं कर सकते हो। आपको सिर्फ वही करना पड़ता है। आप सरेंडर हो ही जाते हो अपने बैराग के लिए कि यही है मेरी कॉलिंग, यही मैं करना चाहता हूँ, यही मैं कर सकता हूँ। और आप बिल्कुल सरेंडर कर देते हो कि मुझे म्यूजिक ही करना है। भाई अब एक मतलब एक थोड़ा सा डार्क क्वेश्चन कि मतलब सबसे बैड फेज आपकी लाइफ में क्या रहा है, मतलब पूरी अभी तक, मतलब बेसिकली जब से आपने फ्लूट उठाई है और आज के दिन तक सबसे खराब फेज क्या रहा है, कोरोना को छोड़ के। यार सबसे बैड फेज तो मतलब ऐसा था कि अ, जब हम लोग मुंबई जाने का डिसाइड हुआ, उससे पहले क्या हुआ था कि मतलब जैसे हम लोगों का जाने का हो रहा था कि यार मुंबई जाएंगे, और सब लोग में बात हो गई कि हम अब तो मुंबई जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मतलब बहुत स्टेगनेंट हो रहा था यहाँ पे हम लोग। हम मतलब जो भी ग्रोथ है युग्म की बहुत स्टेगनेंट हो रही थी। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब तो मुंबई जाना ही पड़ेगा यहाँ से। तो उस टाइम पे जो डिपार्ट हो रहे थे लोग, जो हमारे साथ में फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे थे अपनी जर्नी, तो वो जो सेपरेशन था वो बड़ा ही ऐसा था कि यार वो बड़ा ही हार्ट ब्रेकिंग होता है। क्योंकि आपने इतना म्यूजिक साथ में प्ले किया होता है, और आप अपने घर वालों से ज़्यादा अपने बैंडमेट्स के साथ में जैम रूम में अपना टाइम स्पेंड कर रहे होते हो। तो एक फैमिली जैसा सा होता है सिर्फ। मतलब ऐसा कोई कलीग नहीं बोल सकता एक दूसरे को कि भाई कलीग्स हैं, एक साथ काम करते हैं बैंड में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता था। क्योंकि हम लोग एक फैमिली जैसे ही हैं सब लोग। और अभी भी मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग अभी साथ में प्ले नहीं करते तो हम लोग कनेक्टेड नहीं है या ऐसा कुछ। हम लोग उतने ही प्यार से मिलते हैं, उतने ही प्यार से हैंग आउट करते हैं जब भी जयपुर आते हैं। तो वो वाला पार्ट जो था वो थोड़ा सा ऐसा था कि यार जाना मतलब ऐसा है कि सब लोग के साथ नहीं जा पा रहे, पर ज़रूरी था। मतलब चेंज चेंज आपको लेना ही पड़ता है, मतलब आप कुछ आपको अपनी लाइफ में कुछ चेंज करना है तो आपको कोई ना कोई स्टेप ऐसा लेना ही बिल्कुल पड़ता है। बिल्कुल यार। रिस्क वाली बात है ना कि पहले आपको कुछ बड़ी तो रिस्क सिंपल सी लेनी बात पड़ेगी, कुछ तो चीजें छोड़नी ही पड़ेंगी। यार, मतलब पहले बड़ा ऐसा लगता था कि मूवी में ही होता है। मतलब कई बार मतलब काफी मूवीज में ऐसा होता है कि बंदे को जॉब के लिए बंदी छोड़नी पड़ती है या बंदी के लिए जॉब छोड़नी पड़ती है, और बंदा उनमें से कुछ चूज। अगर आप मोटिवेशनल मूवी बना रहे हो और आप मोटिवेट करना चाहते हो तो बंदी को छोड़ के बंदा अपने करियर में लग जाएगा। सेम मतलब बंदी बंदे को छोड़ के करियर में लग जाएगी, और मतलब वाइस वर्सा। तो मतलब हाँ यार, ये हमेशा होता है, बहुत क्लीशे है हम्म पर एक्चुअली में ऐसा होता है कि हम्म कुछ ना कुछ छोड़ना ही पड़ता बिल्कुल। है लाइफ में।
तो ऐसा ही कुछ भाई हुआ यार एक हमारे पर, बस वो बंदी वाला सीन नहीं हुआ। कोई बंदी वगैरह ऐसा छोड़ना या पकड़ना नहीं पड़ा, बस ऐसा है कि दोस्त भाई लेकिन ये प्लान में। बात है, जब जब हम ये रिकॉर्ड करने वाले थे तब आपने कहा था कि मुझसे कोई भी बंदी के क्वेश्चन मत पूछना क्योंकि सब लोग सुनेंगे, तो इसलिए मैंने पूछे नहीं वो क्वेश्चंस। ये बात एडिट नहीं हो रहा है, ये बात एडिट नहीं हो रहा है। कट 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 कट। और काफी सारी बातें ऐसी थी जो आपने मना करी, तो मैंने ठीक है पूछी नहीं, बट नहीं नहीं यार, काफी और ठीक तो है। कोई बात ही नहीं है इसके अलावा। हाँ 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 हाँ, जरूर अरे जरूर। अरे ठोको यार, क्वेश्चन क्या ठोको, कोई दिक्कत नहीं है। एडिट नहीं करूंगा, सच बता रहा हूँ, पूछ लूंगा फिर। क्या इसके बंदी के अलावा कुछ भी पूछो। नशे। नहीं नहीं यार, ये सब तो चीजें हम करते नहीं है, सात्विक बच्चे हम। सही है सही है। चलो ठीक है, मतलब ये ऑफ पॉडकास्ट रहेगा हमारा एक बार नशों के हाँ ऊपर, थैंक यू। क्योंकि सबके सामने क्या थैंक यू बोला, हाँ थैंक यू। नहीं नहीं, मतलब तो बिल्कुल दिल वाला थैंक यू था, और मतलब ऐसा रिलीफ वाला कि हाँ हाँ यार थैंक यू वैसा। अच्छा अच्छा, हाँ मैं एक बार आपको ना आपका थैंक यू सुनाऊंगा, हाँ थैंक यू, एकदम वो कट होता है ना डायरेक्टर वाला, वो मत। पैकअप ऐसा कुछ। बट एक लास्ट हाँ हाँ क्वेश्चन, भाई। एक जाने से पहले लास्ट क्वेश्चन, एक आखिरी सवाल, 10 करोड़ रुपए के लिए आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो मतलब ये है कि आप लाइफ में 20 साल बाद या 40 साल बाद ऐसे अपने आप को कहाँ देखते हो? एज अ फ्लूटिस्ट, एज अ बैंड मेंबर, एज आपका युग्म कहाँ होगा, आप कहाँ हो, मतलब आपने कभी ऐसे विजुअलाइज किया है? क्योंकि बचपन में आपको सपना आया था कि यार फ्लूट बजाते हैं, और आपने स्टार्टिंग से वो विजुअलाइज करके आप आगे बढ़ते रहे हो। तो मतलब आपने कुछ विजुअलाइज किया है कि आगे मेरे को कहाँ पे होना है 20 साल बाद या 40 साल बाद? यार ऐसा है कि मैंने जो विजुअलाइज किया है या फिर मेरा जो एम था, मैं शुरू से ही मैं बोल रहा हूँ कि म्यूजिक जो था एक तरीका था, जो मेरा एम है वहां तक पहुंचने का। तो मेरा जो एम है, मैं मेरा सिर्फ एक ही एम है शुरू से, जब से म्यूजिक चालू किया है, जब से बैंड चालू किया है। तो जो पहला गाना भी था युग्म का, वो था लाल रंग। तो लाल रंग जो गाना है वो मेंसुरेशन टैबू के ऊपर था। ऐसा गाना मतलब जो कि कोई बोलने के बारे में या फिर किसी कोई बात करने के बारे में भी नहीं सोचता है कि यार मेंसुरेशन के बारे में हम बात कर सकते हैं। और हम लोगों ने जो पहला हमारा सेल्फ रिटन जो गाना हम लोगों ने कंपोज किया, वो पहला गाना जो था वो मेंसुरेशन टैबू के ऊपर था। तो वो जो हमारा शुरू से ही पर्पस रहा है, जो शुरू से ही बात रही है, वो सिर्फ यही है कि जो ह्यूमैनिटी है हमें उसे ही सर्व करना है, और एक इस जगह को जो है वो थोड़ा सा बेटर बना देना है। बस जब हम छोड़ें इसको तो हम किसी को जवाब दे पाए कि जब हम आए थे और अब जब हम जा रहे हैं, हमने हमारा बिट दिया है इस जगह को अच्छा बनाने के लिए। तो मेरा एम यही है कि जब मैं जाऊं जितने भी साल बाद में, ये जगह जो है वो थोड़ी सी बेटर कर पाऊँ, मेरे एफर्ट्स जो हैं वो इस जगह को थोड़ी सी बेटर कर पाए, मैं कुछ बिट दे पाऊँ इस जगह पे। और बाकी रही बात एज अ फ्लूटिस्ट, एज अ कंपोज़र, एज अ लिरिसिस्ट इवॉल्व होने की, तो बिल्कुल ऐसा है कि हर दिन मैं इवॉल्व होना चाहता हूँ, और मैं बहुत कोशिश करता हूँ, मैं बहुत इस चीज़ के पीछे मेहनत करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि एक ही चीज़ में तो अच्छे हैं, मार्क्स वार्क्स अपने कुछ आने वाले हैं नहीं। तो एक ही चीज़ कर लें अच्छे से, और अच्छी फ्लूट बजा पाएँ, आज से अच्छी मैं कल फ्लूट बजा पाऊँ, आज से अच्छा मैं कल लिख पाऊँ। तो मैं बहुत पढ़ता हूँ, मैं बहुत सारे पोइट्स को पढ़ रहा हूँ। मेरी मॉम जो हैं वो भी बहुत अच्छा लिखती हैं, तो वो मुझे इंट्रोड्यूस करती हैं बहुत सारे नए पोइट से, बहुत सारे लोगों से। तो मैं थोड़ा सा और जान पा रहा हूँ इस दुनिया को, और ज़्यादा बेटर हो पा रहा हूँ। मुझे लगता है कि एक इवोल्यूशन ही ऐसी चीज़ है जो कि सच है। भाई मतलब ऑनेस्टली मैंने सोचा नहीं था कि यार ये पॉडकास्ट इतना एनरिचिंग रहेगा, और मेरा आज एक्चुअली दिन काफी खराब जा रहा था, बिकॉज मतलब मेरी चेकलिस्ट पे अनलाइक यू, आप आपका जैसे हैप्पीनेस है वैसे मेरे पास टास्क थे करने के लिए। तो यार मतलब मैं काफी बुरे दिन के थ्रू जा रहा था, और कम से कम और काफी सारी चीजें बची थी मेरे टास्क लिस्ट पे, बट
मतलब इस पॉडकास्ट के बाद और आपसे बात करके लिटरली भाई मेरे को जो दिमाग पे रिलीफ मिला है ना, मैंने सोचा था कि अरे ये भाई पॉडकास्ट मेरा सबसे अभी तक लिटरली, मतलब मैंने आपके बारे में कम पूछा है लेकिन हमने दिल की बातें थोड़ी ज्यादा कर ली, हाँ हाँ मतलब हाँ, लिटरली। सही मतलब बात है यार। वो अच्छी बात है, उसी से हमारा शायद स्टार्टिंग से भी कनेक्शन बना बिल्कुल, शुरू से ही और हम मतलब हो दिल सकता की है कि बातें कर पा रहे हैं, हाँ। और दिल की बातें ही निकलती हैं, हम्म, सारे इमोशंस ही निकलते हैं यार हमेशा, क्योंकि हम लोग जो हम्म, काम करते हैं वो भी ऐसा ही है ना कुछ, कि सारा इमोशनल है हम्म। कुछ, तो हमेशा यही बात होती है भाई अपनी। मेरे को लगता है कि आप शायद सभी से कनेक्ट कर लेते होगे बिकॉज जब आप म्यूजिक कंपोज करते हो तो आप काफी चीजें ऑब्जर्व करते हो, और ऑब्जर्वेशन के अंदर आप सबकॉन्शियसली बहुत अवेयर रहते हो कि मेरे को इस बंदे से कैसे बात करनी है। बिल्कुल तो बिल्कुल। वो भी हो सकता है आप, आपकी क्वालिटी आपको पता नहीं हो, बट मतलब मतलब ऐसा है कि हम लोग जब हमारे गाने भी बनाते हैं ना, तो गाने बनाने का एक प्रोसेस जो है वो यही है कि हम लोग बहुत ट्रैवल करते हैं, मतलब जैसे शोज वगैरह होते हैं तो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने होता है, तो बहुत सारे आप ट्रैवल करोगे तो बहुत सारे लोगों से मिलोगे, और जब आप ट्रैवल करते हो, लोगों से मिलते हो, उनकी स्टोरीज के बारे में सुनते हो, और उन लोगों को और अच्छे से जानने की कोशिश करते हो, तो क्या होता है कि है ना, सबकी बड़ी दिलचस्प कहानियाँ सी होती है। अब हमारे पास में बहुत सारा पिटारा भरा हुआ होता है बहुत सारी कहानियों के साथ में, और ऐसा ही नहीं है, आप सिर्फ उनकी कहानियाँ नहीं सुनते हो, आप उनको जान भी रहे होते हो, आप उनका पर्सपेक्टिव दुनिया के लिए, और उनका पर्सपेक्टिव मेरे लिए, और मेरा पर्सपेक्टिव उनके लिए, और वो बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स जो हैं वो आपके सामने आ चुके होते हैं, कि जब आप बहुत सारे लोगों से बात कर लेते हो कि आपको बहुत सारे माइंडसेट्स के बारे में पता चल जाता है कि कैसे कैसे लोग कैसे कैसी चीज़ें सोचते हैं, और कैसा कैसा रिएक्ट करते हैं ये सब चीज़ें सोच के, सुन के, समझ के। तो क्या होता है कि यही सब चीज़ें जो हैं, जो भी हमारे सराउंडिंग्स में हो रही हैं, या फिर जो लोग जिस बारे में परेशान हैं जिन चीज़ों से, या फिर जिन चीज़ों से खुश हैं, तो यही सब चीज़ें जो सराउंड करती हैं हम लोगों को, हम उन्हीं टॉपिक्स को उठा के हमारे गाने बनाते हैं। तो इसलिए मेरे लिए लिरिक्स लिखना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि मैं वही लिखता हूँ जो आसपास हो रहा है, और जो आसपास लोग समझ पा रहे हैं, या फिर जो मुझे दे पा रहे हैं, मैं वही उसको थोड़ा सा राइम करके लिख देता हूँ बस। ऐसा ऐसा कुछ महान काम नहीं कर रहा हूँ कि मैं बहुत कुछ अच्छा लिख देता हूँ, बस जो लोग मुझे दे रहे हैं वही मैं लिख रहा हूँ। सर वो तो आपकी मॉडेस्टी है, बट मेहनत लगती है वो मुझे पता है, और प्लस मतलब ये भी है कि आपने एक समरी दे दी मेरे आइडिया की भी। तो मैंने आज सोचा था कि मैं एक पॉडकास्ट बनाऊंगा यूट्यूब पे हम्म, टेलिंग कि मैं क्या करना चाहता हूँ, है ना। ओह, वो मैंने शायद थोड़े दिन पहले वीडियो अपलोड भी किया था, लेकिन मैं क्या मतलब मैंने थोड़े दिन पहले ही वो चीज अपलोड की थी, और मैं लिटरली यही करना चाहता हूँ, मैं ट्रैवल करके लोगों की स्टोरीज एज पॉडकास्ट रिकॉर्ड करना चाहता हम्म, हूँ। और मैं आपसे भी मतलब ट्रैवलिंग में नहीं मिला था, लेकिन हम लोग अनजाने में मिले थे और हम कनेक्ट कर बिल्कुल गए। तो आपकी स्टोरी इंटरेस्टिंग, और मैं डेफिनेटली चाहता था कि आपकी स्टोरी जितने लोगों तक जाए यार, मतलब हो सकता है एक दो जनों को हेल्प हो जाए, बट इट विल डेफिनेट। बिल्कुल, हमें ये नहीं सोचना है कि कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा, हम बस ये सोचते हैं कि इम्पैक्ट होना चाहिए, एक बस हमारी तरफ से एक बिट हम दे पाए, वो बहुत है। यस सर, यस, डेफिनेटली डेफिनेटली, मतलब पूरे उस साइड में मैं भी इंक्लाइन होने की कोशिश कर रहा हूँ, बट धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहे हैं सर, धीरे धीरे। Yes. चलो। ठीक है बॉस, थैंक्स फॉर दिस अरे पॉडकास्ट, थैंक यू और सो मच यार। मतलब भाई रियली थैंक यू कि मेरे को आपने अपना अपॉइंटमेंट दे दिया बिफोर आप दो और तीन और कर लीजिए। यार तो चलो, इस बात थैंक्स पे अलॉट। मैं आपको कुछ बोल ही देता हूँ। मैंने अभी तक 6 टेडेक्स हाँ, करे हैं, और तो मैं आपको हाँ, बता देता हूँ कि 2-3 टेडेक्स हाँ, नहीं करे हैं अपन ने, अभी तक 6 टेडेक्स कर लिया, और फिर भी मैं आपके साथ हूँ, और हाँ, अगर 10 भी कर लूंगा या 12 भी कर लूंगा, मैं आपके साथ रहने वाला हूँ, क्योंकि आप दोस्त हाँ, हो। तो दोस्तों से बढ़कर डेफिनेटली भाई, डेफिनेटली। शुरू से मतलब ऐसा है कि बचपन से ही दोस्तों से बढ़कर कुछ रहा ही नहीं है मेरे लिए, और हमेशा ज्यादा इम्पोर्टेंस जो है वो सिर्फ दोस्त है मेरे लिए, क्योंकि उन्होंने ही मुझे बनाया है, उन्होंने ही मुझे हर चीज के लिए इनकरेज करा है, जो मैं शायद कभी नहीं कर पाता, उन सब चीजों के लिए भी उन्होंने मुझे मतलब मुझसे ज्यादा विश्वास मुझ में मेरे दोस्तों ने दिखाया है, मेरे आसपास के सब लोगों ने दिखाया है, तो मुझे लगता है कि आई रियली ओwe इट टू देम।
डेफिनेटली सर। और कोरोना खत्म होते ही लेट्स मतलब एक बार डाबरी चल के कॉफी अरे मारते हैं। प्लीज यार, प्लीज, आई एम डाइंग। तो जयपुर आके मैं डाब भी नहीं गया हूँ, ये तो मतलब ऐसी हो गई बात की। चीना जैन ने मेरे को भी आदत लगा दी, लेकिन एक बार अपन डाबरी चल के डेफिनेटली मिलते बिल्कुल। हैं, बातें फैलते हैं, और शायद साथ में एक बार podcast देख लेंगे जमावड़ा करके, वर्षा को बुला लेंगे, हर्षित चीना जैन को बुला लेंगे, और बुला डन लेंगे, डन, कॉफी आओ चार चेयर आओ लगा यार, के। डन लॉकडाउन बॉस के बाद डन, आने का, चलो। आने हाँ का है सीन लॉकडाउन के बाद। भाई मैं जयपुर में हूँ, क्या बात कर रहे हो? है हाँ जयपुर मेरे में हूँ, मैं आ गया था लास्ट मेरे को फ्लाइट तो पकड़े। सीना ने बोला कि नहीं आ पाया। अरे चीना चूतिया है। सच में आ गया क्या? हाँ सच में कसम से, मम्मी कसम। मेरे को तो वो बोला कि पता नहीं वहां पे अरे अटक गया है, पता अरे चीना नहीं। चूतिया हाँ बोल दो, करिए। अपना पॉडकास्ट चीना भाई यही एडिट और मजा आ जाए। ये भाई ये ये एडिट तो नहीं करना, जाए ये डालूंगा। भयंकर।